नमस्कार। आज हम लोग सूचना केंद्र किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। ये 221 का BLI 221 का थर्ड पार्ट है। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी पढ़ लिया, ज्ञान समाज के बारे में जान लिया। अब हम लोग आज जानेंगे सूचना केंद्र के बारे में कि सूचना केंद्र क्या होता है। इसको सूचना संस्थान भी बोलते हैं, इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ कि सूचना केंद्र किसे कहते हैं और सूचना केंद्र के उद्भव और विकास का विवेचन कीजिए। तो एक ग्लोसरी है, हैरोड्स लाइब्रेरियंस ग्लोसरी। इसमें परिभाषा दिया गया है कि सूचना केंद्र होता क्या है। तो इसमें बताया गया कि एक ऐसा कार्यालय या केंद्र जो होता है जो अपने पैतृक संस्था से संबंधित विषयों के ऊपर पुस्तकें या सूचनाएं प्रदान करता है या उपलब्ध करवाता है। पैतृक संस्था इस तरह से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है, मान लीजिए एक इन्फोसिस बहुत बड़ी कंपनी है। अब इन्फोसिस के अंतर्गत एक ऐसा केंद्र बना दिया जाए जिसका काम होगा कि सिर्फ और सिर्फ वो सूचना देगा लोगों को या कर्मचारियों को, या रिसर्च या अनुसंधान या किसी चीज़ की सूचना वो प्रदान करेगा। तो वो जो इन्फोसिस हो गया वो उसका हो गया पैतृक संस्था, और ये जो संस्था बनेगी इसको बोल देंगे सूचना केंद्र। तो ये सिंपल सा है कि एक ऐसा कार्यालय जो अपने संस्था से संबंधित विषयों या उसके ऊपर पुस्तकें या सूचनाएं उपलब्ध कराता है। अब इसके शुरुआत कैसे हुआ, तो ये परिभाषा हमने जान लिया। इसकी शुरुआत क्या हो गया कि दरअसल क्या हुआ कि 1939 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि जब ABC बना, मतलब एटॉनस ऑफ वेरी कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की दुनिया में एक बहुत बड़ा उद्भव था। तो उसके बाद क्या हुआ कि कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ही तेज़ी से विकास होता गया और कंप्यूटर में नए रूप के कंप्यूटर आने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब कंप्यूटर आया तो फिर तकनीक के नए तकनीक का विकास होने लगा, और द्वितीय विश्व युद्ध में इन सारी तकनीकों का बहुत ही ज़्यादा विस्तार हुआ। खास करके जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध के समय तकनीकी इनोवेशंस इन सारी चीज़ों पे बहुत ही तेज़ी से कार्य कर रहा था। तो उसी समय ये सूचना केंद्र भी उभर कर आए, और इससे पहले सूचना केंद्र से पहले विशिष्ट प्रकार के जो विशिष्ट पुस्तकालय होते थे ये आए। विशिष्ट पुस्तकालय के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया है क्या चीज़ होता है। जो अपने किसी भी संस्था की विशिष्ट पुस्तकालय बना ली जाती है, तो ये जो सूचना केंद्र होता है विशिष्ट पुस्तकालय का छोटा रूप होता है। इसको हम लोग जान लेते हैं कि विभिन्न पुस्तकालयों और इसमें सूचना केंद्र में अंतर क्या है। तो विशिष्ट पुस्तकालय की जो सेवाएं होती हैं वो अपने पैतृक संस्था के सदस्यों के लिए उपलब्ध होती हैं, लेकिन जो सूचना केंद्र होती हैं इसकी जो सेवाएं होती हैं वो सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होती हैं जो इस विषय पर या इस शोध पर कार्य कर रहे होंगे। जैसे उदाहरण के लिए भारत में ही देखा जाए तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंधित शोध कार्य करने के लिए और ऐसे लोगों को जो शोध कार्य कर रहे हैं उनको सूचना देने के लिए 1952 में भारत में एक राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र INSDOC की स्थापना की गई। तो ये रहा परिचय सूचना केंद्र के बारे में, और उसका किस तरह से विकास हुआ, उसका उद्भव किस तरह से हुआ, इसके बारे में हम लोग जानें। उसके बाद फिर क्या हुआ, अगला हम देख लेते हैं इसके कौन कौन से प्रकार हैं। सूचना केंद्रों या संस्थानों के विभिन्न प्रकार कौन से हैं, या इसको बोलते हैं विसंस्थानीकरण। से आप क्या समझते हैं? ढेर सारे तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला हमें प्रश्न समझना ज़रूरी है। अगर हम प्रश्न ही नहीं समझ पाते हैं तो उत्तर क्या खाक लिखेंगे। तो प्रश्न विसंस्थानीकरण मतलब प्रकार ही पूछ रहा है। उसके अगर ये भी पूछ लेता है कि सूचना केंद्रों का वर्गीकरण कीजिए तो भी उसका मतलब प्रकार ही पूछ रहा है। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब ये तो पता है कि सूचना एक मानवीय विचार है, मतलब मानव के द्वारा उत्पन्न विचार है, और मनुष्य जो है वह जीवित प्राणी है जो ज्ञान प्राप्त करता है, और सिर्फ ज्ञान प्राप्त करके ही नहीं रह जाता बल्कि दूसरों को प्रदान भी करता है। और सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों ने पढ़ रखा है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब भी समाज में कोई भी आवश्यकता होती है तो उस पर शोध कार्य होता है, तभी नई कल्पनाएं जन्म लेती हैं और नए विचार मानव के मस्तिष्क में आते हैं और नए तथ्य उत्पन्न होते हैं। इन्हीं तथ्यों, विचारों, परिकल्पनाओं को ही हम क्या बोलते हैं? सूचना। और जब जानने की इच्छा रखने वाले तथा जानकार के बीच अंतःक्रिया होती है तो सूचना की उत्पत्ति होती है। तो सूचना के बारे में हमने जान लिया। अब सूचना केंद्रों के विभिन्न वर्ग हैं, विभिन्न प्रकार हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है डेटा केंद्र या डाटा केंद्र भी बोलते हैं। अब सूचना हमने पढ़ लिया कि सूचना क्या होता है, और उसके बाद हम जानेंगे कि डाटा का क्या अर्थ है। अब सूचना ही डाटा है, लेकिन कौन सी सूचना? परिमाणित सूचना या संख्या रूप में प्रस्तुत, स्टैटिकल या फैक्चुअल
इन्फॉर्मेशन को ही हम लोग डेटा बोलते हैं। जैसे वैज्ञानिक प्रयोग के समय लेबोरेटरी में तथ्यों का अवलोकन करके, और सामाजिक विज्ञान में मान लीजिए हो गया, तो सर्वेक्षण के द्वारा ऐसी सूचनाओं जो प्राप्त होती हैं उसको बोलते हैं डेटा। जैसे मान लीजिए यूट्यूब के ऊपर सबसे ज़्यादा यूट्यूब को देखने वाले दर्शक कौन होते हैं, अगर इसके बारे में हमें जानकारी मिल जाए, ये तो हमारे पास सूचना है कि यूट्यूब पे जो वीडियोस डाले जाते हैं वो कई लोग देखते हैं, लेकिन अगर डेटा ये निकाला जाए कि इस उम्र से लेकर इस उम्र के ज़्यादातर लोग यूट्यूब यूज़ करते हैं, तो ये उसका विश्लेषण किया गया उस सूचना को, तो उसको हम बोलेंगे डेटा। अब डेटाएं कैसे, डेटा के कुछ प्रकार यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। जैसे वैज्ञानिक आंकड़ा का प्रकार, जैसे वैज्ञानिक डेटा किस तरह से होता है, आंकड़ा बोलते हैं, डेटा को आंकड़ा बोलते हैं। जैसे पदार्थ का तापीय गुण, अभियांत्रिकी मतलब होता है इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग में किसी पूर्ण पदार्थ के लिए विनिर्देशन, पूर्ण मतलब बेचने वाला। उसके बाद टेक्नो इकोनॉमिक, किसी क्षेत्र में उपलब्ध कच्चा माल या किसी इलाके में किसी वस्तु की खपत के आंकड़े, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आंकड़े। डेटा केंद्र एक ऐसा संगठन है, अब डेटा केंद्र के बारे में हम लोग डेटा जान लिए, अब डेटा केंद्र क्या होता है, एक ऐसा संगठन होता है जिसका काम क्या होता है, आंकड़ों का संग्रह करना, भंडारण करना, व्यवस्था उसकी देखना, उसके बाद फिर विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, और उसके बाद फिर उसको प्रसार करना, मतलब दूसरे तक पहुंचाना, और मांगे जाने पर या मांगे जाने की संभावना होने पर उन आंकड़ों से संबंधित विभिन्न सेवाएं चलाना, ये काम होता है डेटा केंद्र का। सिंपल सा है, डेटा उपलब्ध कराना, और इसका सीधा सरल कार्य है ये। दूसरा जो आता है सूचना विश्लेषण केंद्र, इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर्स। सूचना विश्लेषण केंद्रों द्वारा पाठक को प्रमाणित सूचना समय पर उपलब्ध कराई जाती है। प्रमाणित सूचना यहाँ पे आ गई, प्रमाणित सूचना मतलब डेटा, और पाठकों के उपयोग की सूचना के विभिन्न स्रोतों को ढूंढ कर निकालना तथा उन्हें वह सूचना इस रूप में देना कि वे अपने कार्य के लिए उस सूचना का प्रत्यक्ष उपयोग कर सकें। इसका ये मतलब होता है कि मान लीजिए कोई भी एक सूचना विश्लेषण केंद्र का क्या कार्य होता है कि मान लीजिए कोई पाठक पहुंचा ऐसे केंद्र पे, फिर जो उसने अपनी फरमाइश रखी कि हमें इस विषय से संबंधित सूचनाएं चाहिए, तो वो उसके स्रोतों को ढूंढ करके उसे सूचना प्रदान करते हैं। इसका सिर्फ यही काम है, सूचना ही ये केवल प्रदान करता है, सूचना विश्लेषण केंद्र। और जैसे सूचना या दस्तावेज का संग्रह कैसे किया जाता है, ग्रंथ सूचियों के माध्यम से, सामयिक जानकारी के माध्यम से वहाँ से संग्रह किया जाता है। और उसके बाद सारांशन मतलब समरी या सूचीयन मतलब सूचीबद्ध ग्रंथियाँ या विशिष्ट खोज उसके द्वारा किया जाता है। निष्कर्षण कैसे होता है, निष्कर्षण का क्या मतलब होता है, विवरणात्मक समीक्षाएं करना, उसका संकलन करना। मूल्यांकन क्या होता है कि जैसे जो डेटा मिला है उसकी समीक्षा करना, उसका जो महत्वपूर्ण अंश है उसको निकालना, उसका प्रयोग कहाँ पे हो सकता है, समस्या अगर उसमें कुछ दी हुई उसका समाधान क्या होगा, और डाटा दूसरे डाटा से कैसे जुड़ा हुआ उसके बारे में, और गुणों की भविष्यवाणी करना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तीसरा जो सूचना का सबसे बड़ा केंद्र और सभी लोगों के लिए उपलब्ध होता है वो है पुस्तकालय। ज्ञान के संरक्षण में जो रुचि रखने वाले, जो ज्ञान के संरक्षण में रुचि रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए जो पुस्तकालय होते हैं वो सूचना का समृद्ध स्रोत के रूप में होते हैं। अब सबसे बड़ी एक समस्या आ गई है, आजकल हम लोग फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, तकनीकी का प्रयोग करने लगे हैं, तो ऐसे में क्या हम लोग पुस्तकालय जाते हैं या पुस्तकालय का कोई अस्तित्व है? तो एक गिलियानो नाम का व्यक्ति था, उसने तर्क दिया कि हमारे समाज में सूचना संस्थानों के रूप में पुस्तकालयों का महत्व कम है। प्रौद्योगिकी का पहले ही उस स्तर तक विकास हो चुका है जहां पुस्तकें, दस्तावेज और पत्रिकाओं के लेखों के लिए ऑनलाइन बिब्लियोग्राफिक सर्चिंग यूटिलिटीज़, या मतलब हम गूगल से सारे दस्तावेज, पुस्तक या पत्रिकाएं प्राप्त कर सकते हैं, हमें किसी पुस्तकालय जाने की ज़रूरत नहीं। ये गिलियानो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। उसके बाद फिर ये भविष्यवाणी सही की गई कि पुस्तकालय अपना उद्देश्य पूरा कर चुके हैं तथा अब उनका महत्व कम हो गया। लेकिन क्या ऐसा सच है? देखो, नई प्रौद्योगिकी पर आधारित जो सूचना है, व्यापार अभी भी अपने अस्तित्व के लिए पुस्तकालय बाजार पर निर्भर करते हैं। जैसे नई प्रौद्योगिकी पर जो सूचना आती है, जैसे कोई भी नई प्रौद्योगिकी है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका जब व्यापार किया जाएगा, उसको किसी ने बुक लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो भी आज हार्ड कॉपी में अपनी बुक्स को अवेलेबल कराता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा पाठकों तक पहुँचाने के लिए पुस्तकालयों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, सूचना जो मध्यस्थ होते हैं उसको प्रकाशन के लिए अधिकांश दस्तावेजों की आपूर्ति करनी होती है। जैसे मान लीजिए मैं इतिहास में कोई पुस्तक लिख रहा हूँ, तो इतिहास में पुस्तक लिखने के लिए मुझे विभिन्न स्रोतों की जानकारी होती है। अब विभिन्न स्रोतों की जानकारी के लिए मुझे तो
पुस्तकालय की ज़रूरत पड़ेगी ना। किसी बड़े पुस्तकालय में हम जाएंगे तो उस हिस्ट्री सेशन से रिलेटेड कितनी बुक्स लिखी गई, कितने पुरातात्विक चीज़ें रखी गई हैं पुस्तकालयों में, वो सारी चीज़ें देखेंगे फिर हम कर पाएंगे। तो पुस्तकालय का महत्व कम नहीं हुआ, हालांकि उसका महत्व परिवर्तित हुआ है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो उसके स्रोत में अंततः वे पुस्तकालयों पर ही विश्वास करते हैं। अब स्रोत जैसे विकिपीडिया पे हम लोग क्या विश्वास करते हैं पूरी तरीके से? शायद नहीं, क्योंकि विकिपीडिया को कोई भी टाइप कर सकता है, एडिट कर सकता है, तो हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन कोई अथेंटिक स्रोत लेने के लिए हम पुस्तक का संदर्भ लिखते हैं। तो प्रमाणिक सूचना की भी हम बात करते हैं। तो ऐसे में पुस्तकालय बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और सामान्य व्यापारिक चैनलों के माध्यम से भी उपलब्ध नहीं होती, कुछ ऐसी विदेशी पुस्तकें या पत्रिकाएं होती हैं जो ऐसे साधारण व्यक्तियों को नहीं मिल पाती हैं। अभी छोटे से गांव में हम लोग रहते हैं तो यहाँ पे NCERTs की बुक नहीं मिल पाती हैं, तो ऐसे विदेशी पत्रिकाओं को बात करना छोड़ दिया जाए। अगर यहाँ दैनिक जागरण का नेशनल संस्करण, राष्ट्रीय संस्करण मंगाया जाए तो भी नहीं मिल पाती। तो कहीं ना कहीं पुस्तकालय का महत्व कम हो गया है, इसके तर्क जो दिए रहे हैं। तो दूसरा तर्क यह भी है कि पुस्तकालय का महत्व कम नहीं है और पुरानी एवं आउट प्रिंट पुस्तकें केवल पुस्तकालय से ही प्राप्त की जा सकती हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंस है पुस्तकालयों का। तो ये रहा पुस्तकालयों के बारे में, एक बहुत ही अच्छा सूचना केंद्र है पुस्तकालय। अगला रेफरल सेंटर। ये क्या होता है? रेफरल मतलब रिफ़र कर देना। जैसे हॉस्पिटल्स में आजकल क्या हो रहा है कोरोना में कि रिफ़र कर दिया जा रहा है मरीजों को, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे रिफ़र कर दिया जा रहा है। मतलब उनके पास इतनी सूचनाएं नहीं है तो रिफ़र कर देना। तो इसमें रेफरल सेंटर का क्या मतलब होता है? इसमें क्या होता है कि जैसे वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों से कुछ लोग प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति होते हैं या संगठन होते हैं, या उनका जो विशेष ज्ञान रखने वाले जो लोग होते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, अन्य लोगों के साथ बांटने की इच्छा रखने वाले के बीच में मध्यस्थ का काम करते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो तकनीकी और वैज्ञानिक विषयों पर बहुत ही गहरी रुचि रखते हैं, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उन जानकारियों को पाना चाहते हैं। तो ये रेफरल सेंटर क्या करते हैं? ये केवल मध्यस्थ का काम करते हैं। ये बता देते हैं कि आप फलाने के पास जाइए, वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। जैसे रेफरल सेंटर का निम्नलिखित विवरण दिया गया। जैसे सूचनाओं और संचित स्रोत, जैसे पुस्तकालय हो गए, सूचना मूल्यांकन केंद्र हो गए, ये सारे लोग दस्तावेज एवं व्यक्तियों के हेतु डाटा के लिए अनुसंधानकर्ताओं के निर्देशन हेतु संगठन, मतलब जो अनुसंधानकर्ता होते हैं उनको ये रिफ़र करते हैं, उनको ये बताते हैं कि आप वहाँ जाइए, आपको फलाना सूचना मिल जाएगा। और रेफरल सेंटर और क्या करते हैं? स्रोतों की सूचना प्रदान करने वाले संगठन होते हैं। कि स्रोत की सूचना, ये सूचना नहीं देते, यहाँ ध्यान देने की बात है, सूचना नहीं देते, ये सिर्फ स्रोत की सूचना बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपने मुझसे पूछा कि BLI के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो मैं आपको बुक नहीं दे रहा हूँ, आपको सिर्फ मैं दे रहा हूँ कि आप IGNOU के वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर BLI का बुक अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो मैंने क्या किया? एक मीडिएटर का काम किया, जस्ट आपको बता दिया, आपको ना तो मैंने बुक दिया, केवल संदर्भ दिया। तो यही रेफरल का भी यही काम होता है। और रेफरल सेंटर जो होते हैं वैज्ञानिक और तकनीकी समुदाय के लिए एक प्रकार की सूचना स्थल होती है, जो सीधे सीधे सूचनाएं प्रदान नहीं करता बल्कि स्रोत को सुझाता है। तो ये हम लोग जान गए। अगला क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस क्या होता है? क्लियरिंग हाउस दस्तावेजों का भंडार होने के साथ साथ सूचनाओं के वितरण में संलग्न प्रमुख एजेंसी के रूप में सेवा का अतिरिक्त उद्देश्य भी पूरा करता है। क्लियरिंग हाउस मतलब दस्तावेजों का ये भंडार करता है, रिकॉर्ड का ये संचयन करता है, उसके साथ साथ क्या करता है? सूचनाओं के वितरण का। तो इसके कार्यों में अनुसंधान एवं विकास के रिकॉर्ड का संचयन करता है, रख रखाव भी करता है। अब एक क्लियरिंग हाउस को रेफरल सेंटर का भी काम कर सकता है। मान लीजिए इसके पास सूचना नहीं है तो क्या स्रोत को बताएगा। और कभी कभी रिकॉर्ड में दिए गए विषयों से संबंधित विषय परक प्रश्नों के लिए उनके पास संदर्भ दिए होते हैं। और कई देशों में जैसे UK हो गया, US हो गया, तो ऐसे जगहों पर क्लियरिंग हाउस काम कर रहे हैं। तो क्लियरिंग हाउस मतलब क्या होता है? दस्तावेजों का भंडार करना, अगर भंडार नहीं है तो फिर स्रोत को बताना, बस यही चीज़ होता है क्लियरिंग हाउस, सिंपल सा। अगला ये छठा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ज़्यादातर हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। गैर संस्थानिक सूचना सेवाएं, डीइंस्टीट्यूशनलाइज्ड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये क्या होता है? मतलब ये कोई जैसे NGOs होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये किसी गवर्नमेंट के उससे नहीं जुड़े होते हैं, ये अपना स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। तो ऐसे ये जो गैर संस्थानिक सूचना संस्थाएं होते हैं, ये इनफॉर्मल सेक्टर के लोग होते हैं। कि मतलब ये कहीं पे ज़्यादातर इसमें जो आने वाले होते हैं ये
वो कहीं पे रजिस्टर्ड वगैरह नहीं होते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, एक तो मानव नेटवर्क हो गया सबसे पहले। अब मानव नेटवर्क कैसे हमें सूचना प्रदान करता है? अब देखिए, सूचना प्राप्त करने के दो तरीके होते हैं, एक तो औपचारिक सूचना और दूसरा अनौपचारिक तरीके से सूचना। जैसे मान लीजिए आप गए पुलिस स्टेशन से, आपको कुछ सूचना निकलवानी है और किसी भी चीज़ के बारे में, तो आपने 10 रुपये घूस दिया हवलदार को और आपने सारी सूचनाएं ले ली, तो ये अनौपचारिक तरीका हो गया। लेकिन औपचारिक तरीका क्या होगा कि आप एसओ से मिलिए, एप्लीकेशन लिख करके दीजिए, अगर वो सूचना जो आपको देने लायक होगा तो वो देंगे, तो ये हो गया औपचारिक तरीका। तो ऐसे ही मानव नेटवर्क है, तो इसमें क्या होता है, मानव सूचना के स्थानांतरण के रूप में मानव ही घटक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे क्या हो गया कि व्हाट्सएप में आजकल व्हाट्सएप जो ग्रुप होता है उसमें कोरोना से संबंधित नई खबर आते ही हर जगह फैल जाती है। व्हाट्सएप के ग्रुप में किसी ने भेज दिया, तो ये क्या हो गया, ये अनौपचारिक तरीके से किसी व्यक्ति ने उस सूचना को फैला दिया, तो ये मानव नेटवर्क के द्वारा होता है। अब उस व्हाट्सएप में जितने भी लोग होंगे सारे लोग उस सूचना को पढ़ सकते हैं। अब उसमें किसी को वो सूचना पसंद आया तो वो दूसरे ग्रुप में भेज देगा या दूसरे व्यक्ति को भेज देगा, तो ये मानव नेटवर्क के द्वारा सूचना एक जगह से दूसरे जगह पे पहुँचती है। अगला है सूचना फिल्टर। अब कैसे क्या होता है, आपने पूछा कि BLI का आपको बुक पढ़ना है 221 का। अब मैंने क्या किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का, JNU का, IGNOU का, MOI का, वर्धमान यूनिवर्सिटी का, हर जगह का पूरा बुक आपको ला करके पूरा एकदम बंडल 4-5 बोरा बुक दे दिया 221 का। अब मैंने आपसे बोला कि आप इसमें में से देख लेना, इसमें में से आपको ये सूचना केंद्र के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो क्या ये उचित होगा? या आपको ऐसा होता कि वो बोरे में सारी बुक होती, कोई ऐसा व्यक्ति होता जो आपको खोज करके दे देता, तो शायद आप बोलेंगे यस, फिल्टर की ज़रूरत होती। तो यही सूचना फिल्टर कहलाता है कि ढेर सारा जो पूरा फैला हुआ रूप होता है, इतना जो भंडार है सूचना का, उसमें में से पाठक के काम की सूचना को निकाल करके उसे प्रदान करना, उसे ही बोलते हैं सूचना फिल्टर। अब सूचना नेटवर्क एवं सूचना प्रवाह क्या होता है? अब ये 2 चैनल के रूप में काम करता है, नेटवर्क और सूचना प्रवाह। मैंने बताया ही, औपचारिक और अनौपचारिक चैनल। औपचारिक संरचनाएं प्राधिकरण या संचार प्रवाह को विनियमित करने वाली, या भिन्न भिन्न स्तरों पर निर्णयकर्ताओं को जोड़ने वाली, या सूचनाओं और निर्णय प्रक्रियाओं के क्रमिक प्रवाह को उत्पन्न करने वाली तथा एक क्रमिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती हैं। मतलब जैसे सरकारी अधिकारी हो गए, सरकारी अधिकारी क्या हो गए, जैसे प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में लिया जाए तो कैबिनेट सेक्रेटरी हो गया, और यहाँ पे केंद्र के स्तर पे राज्य स्टेट सेक्रेटरी हो गया, और ज़िले में DM हो गया। तो DM क्या करेगा, जो सूचना होगी वो स्टेट सेक्रेटरी को भेजेगा या सेंट्रल सेक्रेटरी को भेजेगा। तो ये सूचना का प्रसार औपचारिक रूप से हो रहा है, और इसमें फीडबैक व्यवस्था के आधार पे सूचना ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर प्रवाह होता है, जिससे अधिकारी निचले स्तर के काम और उसका मूल्यांकन करने में सक्षम होते हैं। जैसे मान लीजिए सड़क बन रहा है, तो उसका सर्वे कौन करने जाएगा? वो प्रधानमंत्री का जो कैबिनेट सेक्रेटरी वो तो आएगा नहीं, DM ही आएंगे। और दूसरी ओर अनौपचारिक चैनल के अंतर्गत होने वाले सामाजिक संवाद, चाय की टपरी पे बैठकर किया गया न्यूज़ एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अनौपचारिक चैनल कि वो भी बताते हैं कि ये सरकार अच्छी है, वो सरकार अच्छी है। आजकल वो क्या कर रहे हैं, बारिश होने लगी, हालांकि पता नहीं आवाज़ ठीक जा रही है कि नहीं। तो महत्वपूर्ण डेटा को रोकने के लिए द्वार रक्षक के रूप में भी काम करते हैं, कि जैसे मान लीजिए आप थाने में गए और आपने बोला कि आपको ये सूचना चाहिए, और उसने बोला कि इतना रिश्वत देना चाहिए, तो अनौपचारिक रूप में ये रोक भी देते हैं सूचना को, आपको पाने ही नहीं देते हैं। तो ये अनौपचारिक है। सूचना मध्यस्थ क्या होते हैं, ये जो सूचना पाना चाहते हैं और जो सूचना देते हैं, इन दोनों के बीच में काम करते हैं। जैसे क्या होता है, मध्यस्थ का कहाँ काम करते हैं, एक तो ब्रीफिंग करवाते हैं तात्कालिक शिक्षा के रूप में, ये सुविधाएं देते हैं, सूचनाओं की रीपैकेजिंग करते हैं, और बाज़ार में क्या करते हैं ये लोग, अनुसंधान वगैरह करते हैं कि ग्राहकों को कौन सा माल ज़्यादा पसंद आ रहा है, ये दिया जाए। प्रेस कटिंग सेवा करते हैं, सेमिनार करते हैं, ऐसे ही होते हैं। अगला ज्ञान मध्यस्थ, जो ज्ञान की मध्यस्थता करते हैं उनको बोलते हैं ज्ञान मध्यस्थ। और एक होता है मध्यस्थहीनता, मतलब किसी तृतीय पक्ष की मध्यस्थता के बिना अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा सूचना का पता लगाना, इसी को बोलते हैं मध्यस्थहीनता। तो हमने ये जान लिया। आगे के चैप्टर्स हम, अगला कौन सा चैप्टर, भारत में सूचना संस्थाओं के विकास, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।